ये कहानी एक ऐसे छोटे बच्चे की है जो कि अपने बदले की जर्नी पे निकला हुआ है, जिसके अंदर की ये अपने फादर से अपने दादा की मौत का बदला उनसे लेने वाला है। इस जर्नी के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि कैसे वो एक ताकतवर योद्धा बनता है। स्टोरी की शुरुआत में पर्सिल को दिखाया जाता है जो कि एक बर्ड को हंट करने के लिए अपने दादा की मदद मांगता है, जिस पर उसके दादा एक बड़ा सा डंडा लेते हैं और उससे उस बर्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो बर्ड मारी जाती है, फिर उसे पकड़ने के पीछे पीछे पर्सिल भागता है और वो गिरते गिरते बच जाता है और उसी रात को वो लोग उसी बर्ड को पका के खाते भी हैं। उसके बाद में काफ़ी दिन बीत जाते हैं। इसी तरह पर्सिल को भी में दिखाया जाता है जो कि मैं दादा के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पे वो अपने दादा को हराने की पूरी कोशिश तो करता है, पर उसके दादा एक पहाड़ की तरह थे, वो उसे उठा के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। पर वो पर्सिल को कहते हैं तो बैन से ताकतवर हो चुकी, ये सुन के वो खुश हो जाता है। इसी प्रकार काफ़ी दिन और बीतते हैं और उस दिन पर्सिल का बर्थडे था। अब उसके ग्रैंडफादर को जो भी बात याद आती है वो फट से उसके पास जाते हैं, जहाँ पे पर्सिल कुछ घास वो पानी दे रहा था। उसे कहते हैं आज से तुम्हारा जन्मदिन है। ये बात सुन के वो कहते हैं तो क्या हुआ, जिस वो कहते हैं तुम्हें कोई पार्टी नहीं चाहिए, जिसके ऊपर वो अब उसे एक पहाड़ी की चोटी पे लेके जाते हैं। वो कहते हैं अब तुम 16 साल के हो गए हो, अब तुम्हें एक एडवेंचर पे जाना चाहिए। ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे गोथ मूमीज रहती है, जिसके ऊपर वो कहता है तो मुझे उससे क्या करना है। जिसके बाद वो कहता है तुम अगर गोथ मूवीज से मिलोगी तो तुम्हारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस पे वो मना कर देता है बाहर जाने से, क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहना चाहता है। पर उसके ग्रैंडफादर उसे मनाने की कोशिश करते हैं। बाहर की दुनिया की हर एक कहानी और किस्से उसे सुनाने लग जाते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। पर पर्सिल जाने से मना कर देता है। उसे यहीं पर रहना था अपने दादा के साथ में। वो फिशिंग करने की बात करने लग जाता है। उसी रात को उसके ग्रैंडफादर वापस से उसे पूछती क्या वो वाकई में बाहर नहीं जाना चाहता, जिसे पर्सिल कहता है कि मेरे साथ हैं मेरे दादाजी हैं, फिर मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर रह के आपकी रक्षा करूँगा। उस 30 तरह के मीठे शब्द सुन के वो कह रहे थे तुम तभी बच्चे हो जिसे कि अपना पिछवाड़ा भी धोना नहीं आता। ये कह के वो उसी समय दारू पी के वहीं पे सो जाते हैं। वहीं पर्सिल जो था वो अपने ग्रैंडफादर से ऐसी बात कह देता है जिससे कि उसकी ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं। रात को पर्सिल भान जाता है। जब वो बैठे बैठे सोच रहा था कि आखिरकार यहाँ से दूसरी दुनिया क्या होगी, वो खुशी के मारे इधर से उधर घूमने लग जाता है। वो जाना चाहता था पर अपने ग्रैंडफादर को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो वो वहीं सो जाता है। अगले दिन उसकी आँख खुलती है तब कोहरा छा गया था। उसी समय वहाँ पे एक नाइट आता है, चूँकि नाइट वहाँ पे आके कहता है हे लड़के यहाँ पे कोई बूढ़ा आदमी रहता ही क्या, जिसके ऊपर पर्सिल कहता है हाँ हाँ वो तो मेरे ग्रैंडफादर है, जिस पे वो उनका साथी बताने की बात करने लग जाता है कि वो पुराने साथी रह चुके हैं होली नाइट में 16 साल पहले। तो दूसरी तरफ पर्सिल उन्हें जगह बता देता है और उसके जहाज को वो खुद ही चलाने का प्लान करने लग जाता है। वहीं वो नाइट जाते जाते कहता है कि इस बच्चे को शायद से भी कुछ भी नहीं पता है। उसी समय वो हमें दिखाया जाता है कि कैसे पर्सिल अपने दादा के पास जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके दादा जहाँ भी ब्रेकफास्ट को इंतजाम कर रहे थे उनके ऊपर एक अटैक आता है जो कि उसी नाइट ने किया था, जो कि खुद को होली नाइट का एक सदस्य बताता है। वो कहता है कि तो अच्छा तुम इतने समय से यहाँ पे छिपे हुए थे हमारी नज़रों से बाहर बच के, और उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी कर देते हैं अपने एक ही अटैक से। उनके छाती के आर पार अब दिखने लग जाता है। पर्सिल ये देख के आगे बढ़ के अपने दादा को बचाना चाहता था, पर तभी वो होली नाइट उसके ऊपर भी अटैक करके कहता है अगली बार ये तुम्हारी है, तुम वहीं पर रहो जहाँ पे हो। पर पर्सिल एक छोटा सा पत्थर उठा के उसके मुंह पे फेंक देता है, पर वो बंदा उससे भी बच जाता है। पर्सिल अपने दादा को बचाना चाहता था पर वो नहीं बचा सकता था, क्योंकि वो नाइट वाकई में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। अब वहीं भी उसके दादाजी जो थी वो उस नाइट को पकड़ लेते पर्सिल को भागने का कहते हैं, पर पर्सिल कहता है नहीं दादा मैं तुम्हें बचा के ही जाऊंगा। पर उसके दादा के पास इतनी एनर्जी नहीं थी। वापस से वो नाइट उन्हें काफ़ी ज़्यादा और इंजर्ड कर देता है और पर्सिल के मुंह पर अटैक कर देता है। अब उसके भी छाते के आर पर काफ़ी ज़्यादा निशान छप गई थी और वो अपने दादाजी को भी नहीं बचा पाया था। जिसके बाद वो नाइट वहाँ से चला तो जाता है, पर उसे बताते हुए ये कहता है कि मैं यहाँ पे आने का काम सिर्फ एक ही था, मैं उन 4 नाइट्स को ढूंढा जो कि अपोकलिप्स लेके आएंगे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, चूँकि राजा आर्थर गेलियन एक बहुत बड़े काट्य बन सकते हैं, उन्हें ख़त्म करने आया था। पर मुझे लगता नहीं कि तुम उन्हीं में से हो, ये कह के वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपर से वो गुस्सा आने लग जाता है कि उसके वो दादाजी को नहीं बचा पाया। पर दूसरी तरफ उसके दादाजी कहते हैं पर्सिल वह तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ,
पर ये बात काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ये जो बंदा था ये तुम्हारे फादर हैं। ये बात तो सुन के बरसील के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार उसके फादर यहाँ पे क्या करने आई थी और वो मेरे दादाजी को क्यों मार के गए। वो कहता है कि आपने तो कहा था कि मेरे फादर कुछ समय पहले ही मर चुके थे, पर वो वापस से कैसे आ सकते हैं। जिसके ऊपर उसके दादाजी कहते हैं, अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों का पता लगाना है तो तुम्हें एक जर्नी पे निकलना पड़ेगा, और उस जर्नी के अंदर तुम्हें सबसे पहले वो 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स को ढूंढना पड़ेगा जिसकी तलाश वो बंदा कर रहा है जो कि तुम्हारे फादर हैं। ये बात सुन के परसील कहता है, हाँ ग्रैंडपा, हम जर्नी पे ज़रूर जाएंगे, पर आप मेरे साथ चलोगे ना। उसकी ये बात सुन के वो कहते हैं कि मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जा सकूं, पर मैं वादा करता हूँ कि मेरी आत्मा ज़रूर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। ये कहने के बाद में वो परसिया को अपनी जर्नी अकेले शुरू करने का कह के मर जाते हैं। वहीं में परसिल अपने दादा को दफनाता है। कुछ दिनों से पहाड़ी के ऊपर वो काटता है, जो कि अब वो अपने सूटकेस को खोता है जिसमें कि उसके जर्नी के ड्रेस रखे हुए थे। जर्नी के ड्रेस देख के वो वापस से उसे जर्नी पे निकलने का वादा करता है जिसका कि उसने अपने दादा से वादा किया था। पर सबसे पहले वो गिर जाता है। शुरुआत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, पर धीरे धीरे करके वो पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करता है जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा ऊँची थी। उसे काफ़ी सारा समय लगता है। धीरे धीरे करके एक दिन बीत जाता है। अब ज़मीन दिखने लग जाती, वो खुशी के मारे पहाड़ी से गिर जाता है गलती से, पर एक चिड़िया उसे बचा लेती है। वो चिड़िया को शुक्रिया कहता है कि वो वापस से उसे गिरा देती है। अब गिरते हुए वो वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर जा गिरता है और वो अब उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो तो जाती। वहाँ पे फॉक्स थी जो किसने पहले कभी नहीं देखी थी चिड़िया के अलावा। वो हैरानी से कहता है, तो तू भी हो क्या वो, जो कि मेरे दादा बता रही थी कि नीचे ज़मीन पे काफ़ी और भी तरह के जानवर है, क्या तुम उनके राजा हो। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो लोमड़ी समझ जाती है कि ये बंदा ज़रूर बेवकूफ़ है। वो भागने लग जाती है। उसका पीछा करते करते परसिल कुछ लोगों से मिलता है और उनका नाम होता है गैड्स, एल्वा और डॉनी, जो कि तीनों मैजिशियंस होते हैं। वो अपनी ट्रिक्स दिखा रहे थे। वो ऐसे की ट्रिक्स दूर खड़ा हुआ हमारा परसिल देख रहा था। वो तालियां बजाने लग जाता है। इसलिए सर डॉनी आगे आता है और उसे कहता है कि तुमने हमारा शो देखा है, वो भी बिना पैसे की। तुम्हें पैसे निकालने पड़ेंगे, लाओ मुझे जल्दी से कुछ पैसे दो। जिसके ऊपर परसिल नहीं समझ पाता ये क्या मांग रहा है, पर वो उसे अपना बैग ज़रूर दे देता है। उसका बैग लेकर डॉनी उसे हवा में उछाल देता है। मैजिक की मदद से परसिल को मज़े आ रही थी, पर डॉनी वहाँ से भाग जाता है उसका सामान लेके। पर एल्वा को बुरा लगता है। एल्वा कह दी कि हम एक बच्चे का सामान लेके भाग रहे, हमें उसे वापस दे के आना पड़ेगा। डॉनी के दिल में भी चेंज आता है। वो वापस करने के लिए मान जाता है, पर वो दूर आ चुकी थी। पर तभी परसिल तेजी से भागते हुए उनके पास में आ जाता है। ये देखते वो सभी लोग हैरान थे। अब डॉनी जो था वो एल्वा के कहने पे उसका बैग उसे वापस से लौटा देता है। वहीं दूसरी तरफ अब वहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसके ऊपर वो अपनी कहानी बता देता है जहाँ पर उसके दादा को उसके फादर ने ही मारा था और अब वो अपने फादर को ढूंढने की जर्नी पे निकला है रिवेंज लेने के लिए। परसिल की आंखों में इस तरह का जुनून देख के वो लोग हैरान तो थे, पर तभी परसिल भूल जाता है और वो कुछ भी बड़बड़ाने लग जाता है, जैसे कि एक गाँव में वो जाना चाहता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हों। जिसके ऊपर केस जो था वो उसे कहता है, तो ठीक है हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। पर उससे पहले डॉनी उसका एक टेस्ट लेता है जहाँ पर उसे तीरंदाजी करवाते हैं, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल थी। ऐसा परसिल ने कहा था, पर परसिल की तीर पीछे मुड़ जाती है और डॉनी के बाल काट देती है। वहीं दूसरी तरफ डॉनी उसे लेकर जाने को तैयार हो जाता है। कैट्स और एल्वा से उसके बारे में पूछते हैं, जिसके ऊपर परसिल उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर दोनों खुद को होली नाइट का एक हिस्सा बताते हैं। ये बात सुन के वो उसे बता दे कि वो भी होली नाइट में जाने के लिए उत्सुक थे, पर वो नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने खुद का सर्कस शुरू कर दिया। ये बात सुन के वो खुद भी हैरान था। वो उन्हें अब अपने फादर का नाम बताता है जिसे कि आयरनसाइड कहा जाता है। क्या उन्होंने उनका नाम सुना है, जिसके ऊपर वो मना कर देते, ऐसा नाम उन्होंने कभी नहीं सुना। पर दूसरी तरफ कुछ लोग भाग के उनके पास आते उनकी मदद मांगते हैं, क्योंकि उनके गांव पे किसी ने अटैक कर दिया था। उसकी मदद करने तो जाते हैं, पर एक बहुत बड़ा भीड़ वहाँ पे गांव के सभी लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देखते हुए वापस से उल्टे पाँव भाग जाते हैं, पर परसिल उनकी मदद करने के चाहता है, क्योंकि वो कभी भी बेसहारा लोगों को इस तरह प्रॉब्लम में नहीं फंसे रहने दे सकता है। ये चीज़ें उसके दादा ने उसे सिखाई थी। अब उसे अटैक तो करता है और काफ़ी सारी तीर छोड़ता था, पर वो उल्टी आके वापस से परसिल की लगती। परसिल के ऊपर जब वो लोमड़ी अटैक कर ही रही थी कि तभी डॉनी आके उसे बचा लेता है। उसकी इस तरह की चीज़ देख के खुद परसिल भी हैरान था, जिस पर डॉनी कहता है तुम्हारी बातें मेरे दिल पे लग गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाए। अब वो मॉन्स्टर वापस से परसिल के ऊपर अटैक तो करता है, पर परसिल एक ही आस उसे रोक लेता है और हवा में उड़ के उसके मुँह पे एक झापट मारता है। उसकी वजह से अब वो मॉन्स्टर सीधा पृथ्वी पे जाके लगता है वो मारा जाता है।
ये सारी चीज़ें होती हुई वही लोमड़ी देख रही थी जिससे कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तो दूसरी तरफ हमें पर्सिवल के घाव को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इस तरह का घाव देखने के बावजूद यकीन करना कब्ज़ा मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ पर्सिवल ये घाव किसी को दिखा रहा था। वो बताता है कि ये होली नाइट की करतूत है, इसलिए कि मैंने ग्रैंडफादर को भी मार दिया था। ये सारी चीज़ें वो एल्वा को बता रहा था। वो एल्वा के साथ नहा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो वहाँ पे आता है और ड्रिंक करता है। ड्रिंक कर दी वो आयरन साइड के बारे में पूछता, पर गांव के किसी भी आदमी को नहीं पता था। उसे गुस्सा आ जाता है। पर तभी वहाँ पे ब्लैक नाइट आता है जो कि कहता है मैं जानता हूँ कि आयरन साइड कहाँ पे है। वो आगे बढ़ते बढ़ते कहता है तो तुम्हारे दादा तो मर गए पर तुम जिंदा हो। ये बात तो सुन के पर्सिवल कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे मालूम है, तुम हो कौन? जिसके ऊपर वो खुद को ब्लैक नाइट कहते हुए इंट्रोड्यूस करा था। पर कैट्स बीच में आके कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पर्सिवल से ऐसे बात करने की, पर वो ब्लैक नाइट से दूर फेंक देता है। वही दूसरी तरफ पर्सिवल को गुस्सा आ जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को इस तरह ट्रीट करने की। कैट्स का मुंह पूरा लाल पड़ चुका था। पर्सिवल कहता है कि मैं 5 तक गिनती गाऊंगा, अगर तुम मुझे सारी चीज़ें बता देते हो तो लड़ाई नहीं होगी। पर वो 5 तक गिनती गाता है, वो कुछ नहीं बताता। इसलिए दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे कि ब्लैक नाइट को लग रहा था ये बच्चा है वो उसे एक ही बार में हरा देगा, पर ऐसा देखने पे प्रतीत नहीं हो रहा था क्योंकि बड़ी ही आसानी से पर्सिवल उसके अटैकों को डॉज कर पा रहा था। जहाँ पे कि ब्लैक नाइट जो था उसे कहता है अगर तुम मैजिक पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। पर दूसरी तरफ पर्सिवल को मैजिक नहीं आता था, इसलिए वो सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और कुछ पंचेस का। पर वो तभी ब्लैक नाइट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। ब्लैक नाइट जो था उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे दादा जितनी ताकत तुम में नहीं है, शायद से तुम ऐसे ही बेफालते में जिंदा बच गए। तुम बदला लेना तो छोड़ो तो तुम किसी को मार भी नहीं सकते। ये कह के उसकी छाती के बगल में मुक्के मारने लग जाता है। वहीं डॉनी उसे बचाने के लिए जाता तो है पर एला उसे रोक लेती है और वह कहती है अगर तुम जाओगे तो तुम खुद ही फंस जाओगे। वहीं वो बच्चा आगे आता है जिसे गेम हाथ पे पर्सिवल ने बचाया था। वो कहता है पर्सिवल ने हमारी जान बचाई, उसे छोड़ दो। ये बात सुन के पर्सिवल में एक अलग ही ताकत आ जाती है। उसके हाथ के अंदर से मैजिक बाहर फ्लोट होने लग जाता है। इस तरह का मैजिक देख के वो खुद भी हैरान था। वो ब्लैक नाइट से कहता है कि हमें इस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ हमारी फाइट के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने दुश्मन से ये पूछ रहा है। रॉनी कहता है कि तुम जल्दी से इसे खत्म कर दो, तुम्हारे पास मैजिक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। पर दूसरी तरफ ब्लैक नाइट जो था वो कहता है तो अच्छा अब तुम मैजिक का भी इस्तेमाल करना सीख चुके हो, तुम काफ़ी जल्दी हर चीज़ सीख जाते हो। तो दूसरी तरफ पर्सिवल जो था वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने से पहले उसकी आँख को डॉस कर चुकी ब्लैक नाइट ने अपने शरीर से छोड़ी थी। वहीं ब्लैक नाइट उस फायर को अपने आप से कंट्रोल कर पा रहा था जिसकी वजह से पर्सिवल को काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी उसे डॉज करने में। पर एट दी एंड वो उस आग के चपेट में फंस ही जाता है जिसके बाद में आग उसके पूरे शरीर पे लग चुकी थी। इसके ऊपर ब्लैक नाइट कहता है अगर तुम हार मान लेते हो तो बस ऐसे तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ, वरना मेरी आग से जो कोई भी मरा है उसकी सिर्फ राख ही बची है। इस तरह की बात सुन के पर्सिवल कहता है पर तुम मेरी चिंता मत करो। वो खुद को अपने मैजिक में लपेटने की कोशिश करता है पर वो फायर तब भी उसके ऊपर काफ़ी असर करे। वह तभी वहाँ पे कुछ छोटे छोटे मिनियंस आ जाते हैं जो कि पर्सिवल की हेल्प करने लग जाते हैं, जो कि वही मैजिक के मिनियंस थे जो कि पर्सिवल के पास में है। पर्सिवल के उस मैजिक मिनियंस की वजह से उसके शरीर से आग हट जाती है। उसके शरीर पे कोई भी ऐसा दाग या धब्बा नहीं था जो कि आग के बारे में बता सकें। वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ब्लैक नाइट कहता है बच्ची शायद से मुझे लगता है मैंने तुम्हें कम आका था, पर तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर मुझे ऐसा लगते हो। ये कहने के बाद भी पर्सिवल अब आगे बढ़ने लग जाता है। पर्सिवल जानता था कि वो उसे नहीं हरा सकता है पर वो तब भी अपनी पूरी कोशिश करता है जिसके अंदर वो नाकामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा था क्योंकि ब्लैक नाइट जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पर्सिवल के क्यू डेप को देख के वो कहता है अब तुम्हें ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद उस पर अटैक करने वाला था पर तभी बीच में डॉनी आ जाता है। पर जैसे ही वो ब्लैक नाइट इन सबको ख़त्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे बीच में हमें उसी फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि शुरुआत में आई थी। रॉबर्ट मैजिक इस्तेमाल करती है और वहाँ से डॉनी खुद को और पर्सिवल को लेकर गायब हो जाती है। वो एक जगह पे आ चुकी थी जिसे कि जॉइंट फॉरेस्ट कहा जाता है जहाँ पे कि बहुत बड़े ड्रैगन की स्केल्स थी और वो लोमड़ी को गनाम सीन बताती है जिसके बाद वो कहती है कि तुम शायद से नहीं जानते पर पर्सिवल तुम 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स के एक हिस्सा हो। ये कहने के बाद वो बताती है किंग आर्थर जो कि एक बुरा किंग है उसके जितने भी रॉयल नाइट है वो उन 4 अकोपलिस्ट नाइट्स को ख़त्म करने के लिए पीछे छोड़ चुके हैं अपने बाकी के रॉयल नाइट्स को। इसी वजह से तुम लोग जिंदा नहीं बच सकते हो। वो बताती है ये जो 4 नाइट्स हैं जो कि अपोकलिप्स के बनने वाले हैं वो इस दुनिया को तबाह कर देंगे, इस वजह से वो लोग तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरह की बात सुन के खुद पर्सिवल भी हैरान था
पर पर्सियल जो कि इतना ज़्यादा क्यूट बंदा है वो आखिरकार पृथ्वी को कैसे तबाह कर सकता है। ब्लैक नाइट अब अपनी कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पे कि सभी रॉयल नाइट्स को इकट्ठा किया गया था कि जिससे कि जल्द से जल्द आने वाले टाइम में हम किस प्रकार फोर कॉम्प्लेक्स नाइट को ख़त्म करने वाले हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए किसको क्या सबूत मिले हैं, जिसमें से पर्सियल उन्हीं में से एक होने का ये सबूत उन्हें मिल जाता है। इसी वजह से आयरनसाइड को गुस्सा आता है कि वो वक्त है उसे ख़त्म क्यों नहीं कर पाया। उन 4 एपोकलिप्स नाइट्स को ख़त्म करने के लिए भेज देते हैं जहाँ पे रास्ते में आयरनसाइड को ब्लैक नाइट मिलता है। वही उससे वो आयरनसाइड पूछता है क्या तुमने पर्सिवल को मार दिया, जिससे वो मना करता है। वो कहता है मैं तो सिर्फ अपना स्ट्रेन बनाना चाहता था। आयरनसाइड को गुस्सा आ जाता है पर जिसके ऊपर ब्लैक नाइट कहता है शायद से हमें अपनी शाल चलनी पड़ेगी। रोज अपना स्ट्रेन बनाना चाहता। आयरनसाइड कहता है कि मुझे अगर वो मिला तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। उस छोटी सी पिंक फॉक्स थी। इस तरह की बात को सुन के खुद पर्सिवल भी हैरान था पर वो मना कर देता है कि पृथ्वी को तबाह नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने फादर यानी कि आयरनसाइड को हराएगा, अपने दादा का बदला लेगा और अपनी एडवेंचर पे निकल जाएगा और उसकी वजह से कोई भी परेशान नहीं होने वाला है। जिसकी पूरी उम्र बताती है वो जिस एडवेंचर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में उसके दादा ने बताया था वो जगह 16 साल पहले डीमंस के साथ एक वॉर में तबाह हो चुकी है। अब तुम वहाँ पे जाके क्या करोगे? वहाँ पर सिर्फ बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं जिससे बचना नामुमकिन है। इस तरह की बात को सुन के खुद पर्सिवल भी हैरान था पर वो अब उस जगह को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझने लग जाता है क्योंकि जहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें सॉल्व करने में उतना ही मज़ा आएगा। उसके लिए एक एडवेंचर का न्यू प्लेस बन चुका था जिसके ऊपर वो फॉक्स अब उसे यहाँ पे इस जंगल में घुमाने लग जाती उन्हें भूख लगती है और वे कंपटीशन रखते हैं कि कौन सबसे पहले शिकार पकड़ेगा। वो सभी लोग अपने शिकार के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे पर्सिवल को एक बढ़िया सा जंगल दिखाई देता है और वो उस तरफ भाग जाता है। डॉनी को तीरंदाजी करने में दिक्कत आ रही थी। वो अपने आप एनिमल्स को नहीं पकड़ पा रहा था पर एक बड़ी सी नन में दिखाई देती है। वो नन के पास जैसे ही जाते हैं वहाँ पे कुछ छोटे छोटे एंजल्स आते हैं और उसे बताते हैं कि हमने एक अजनबी बंदे को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है, वही अंधेरे वाले में। ये बात सुन के वो समझ जाते हैं कि वो जरूर पर्सिवल होगा। पर्सिवल का नाम सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते। जंगल के अंदर हमें बड़े बड़े शैतानों को दिखाया जाता है जिन्हें पर्सिवल मार रहा था। वो कहता है कि मेरे शिकार तो मेरी तरफ ही बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। मैं कितना ज़्यादा लकी पर्सिवल। तभी एक आवाज़ आ रही थी चूँकि उसे अपनी तरफ बुला रही थी। बचाओ बचाओ कह के एक जगह पे एक जानवर के ऊपर एक बंदा कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला था। ये कहने के बाद वो अपने खुद ही होठों को काट लेता है और वह हिंदू से तब जानवर दुखी था पर तभी पर्सिवल के वहाँ पे आ जाने पर पर्सिवल जल्द से जल्द उस जानवर को आज़ाद करा के भगा देता है। पर अब पर्सिवल खुद ही उस जगह पे फंस चुका था। वहाँ पे वो खुश हो रहा था कि उसने एक जानवर की जान बचा ली पर उसी समय बेहोश हो जाता है। उसके साथी उसे बचाने के लिए आगे तो जा रही थी पर दूसरी तरफ वो लोग ही सोच रहे थे कहीं वो बंदा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू ना कर दे। पर पर्सिवल तो उसी बंदे के हाथ लग चुका था जो कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो कहते हैं पहले तो मैंने जानवर सोचा था पर मेरे हाथ इंसान लग चुका है। दूसरी तरफ कुछ एंजल्स उसे बचाने के लिए कहती है। इधर एक सनकी आदमी रहता है जो कि जानवरों को शैतान में तब्दील कर देता है। उसी के हाथों पर्सिवल लग चुका था। वो बंदा पर्सिवल के पास में आता और कहता है कि मैं तुम पे बस कुछ ही एक्सपेरिमेंट करूंगा। तुम जिंदा बच जाते हो तब मैं तुम्हें यहाँ से बड़ी आसानी से जाने दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने नहीं वाला हूँ। तुम मुझे गलत समझ रहे पर ये मेरे एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर फेल हो जाते। अगर तुम मर गए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो कुछ पोर्शंस को आपस में मिलाता है पर दूसरी तरफ पर्सिवल उसके उन पोर्शन को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हुए, वो तुमने गलत पोर्शन मिला दी तब मेरी तो जान चली जाएगी, फिर मेरा रिवेंज कौन लेगा? उसकी ये बात सुन के वो बंदा कहता है मुझे भी रिवेंज लेना है इसलिए मुझे ये करना ही होगा। ये कहने के बाद वो कहता है कि शायद से तुम ही मेरी किस्मत में लिखे थी मेरे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, अब तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। पर्सिवल तो शुरुआत में मना करता है, कहता है कि मैं तुम्हारा इज्जत में साथ नहीं दूंगा। पर दूसरी तरफ डॉनी और बाकी के सभी लोग उसको बचाने के लिए उसी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे पर उनकी हरकतों से लग नहीं रहा था कि वो समय पर पहुंच सकते। दूसरी तरफ वही पागल बंदा जो था वो अलग अलग पोर्शंस को आपस में मिलाता है और एक सोल्यूशन तैयार कर लेता है। वो कहता है अभी तैयार हो चुका है और शायद से मेरी इसमें कुछ मिस्टेक है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है पर्सिवल वहाँ से भागने की प्लानिंग बना चुका था। वो उसे वहीं रुकने के लिए कहता और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे पर्सिवल जो था उसके उन सारे पॉइजनस नाइफ को रोक लेता है और आखिर भी वो ज़मीन पे गिर जाता है। उसे लग रहा था कि अब वो हार चुका है। वो उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहती हूँ? ये कहने और उसे पीछे धक्का देता है। पोर्शन उसके हाथ में आता है
और पर्सिवल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उस पोर्शन को पूरे को पी जाता है। जैसे वो पीता है वो शुरुआत में चिल्लाने लग जाता है। उस बंदे को लगता है शायद ये मर गया, वो उसके पास में भी जाता है, पर तभी पर्सिवल वापस से खड़ा उठता है। वो कहता है मुझ में पहले से ज़्यादा एनर्जी है, शायद से मैं ताकतवर हो चुका। वो बाहर जाके चिल्लाता है किस कलर की चड्डी पहने हो। ये पर्सिवल की आवाज़ सुनकर डॉनी खुश हो जाता है कि वो जिंदा है। पर दूसरी तरफ नेथन के सामने पर्सिवल कहता है कि तुम अच्छे काम के लिए मुझे बोला था इसे पीने के लिए, इसलिए मैंने इसे पी लिया। ये बात सुन के नेथन खुद भी उसे पी लेता है और उसी जगह पे बेहोश हो जाता है। डॉनी ये देख के कहता है तुमने किस बच्चे को मार दिया रे बुद्धू। पर तभी काफ़ी सारी और एंजल्स आती वो कहती है ये तो नेथन है। नेथन वही लड़का है जो कि जायंट के साथ था। अब हमें एक कहानी बताई जाती है, एक आदमी जो किसी जंगल में रह के सभी प्राणियों की मदद किया करता था। उससे ही नेथन एक जगह पे बड़ा मिला था। उसके बाद से उसने उसे अपने पोते की तरह पाला और बड़ा किया, उसे काफ़ी सारी जानकारी दी और नॉलेज दी अपनी। पर एक दिन वो गायब हो गया। तो दूसरी तरफ हमें उसी जानवर को एक मॉन्स्टर को जगाते हुए दिखाया जाता है। उस मॉन्स्टर का नाम वो डोरो लेता है। डोरो वही है जो कि नेथन का दादा है। नेथन खड़ा होकर कहता है कि मैं तो इन्हें बचाने के लिए कर रहा था। पर तभी काफी सारी एंजल्स उसके ऊपर पत्थर मारने लग जाती हैं जैसे कश्मीर के अंदर लोग मारते हैं। उसी प्रकार नेथन कहता है कि तुम मुझे मत मारो। पर तभी पर्सन बीच में आकर उन पत्थर को रोक के कहता है तुम्हें क्या लगता है कि नेथन ही किसने कर रही है, तुम्हारे लिए ही कर रहा है। पर तभी उस जंगल के अंदर एक पॉइजन फैल जाता है जिसकी वजह से प्राणी पेड़ पौधे सभी सूख चुके थे और कुछ जानवर मर चुके थे। ये देखने के बाद नेथन आगे आके उसी सोल्यूशन का इस्तेमाल करता है। पर सोल्यूशन तो खत्म था, पर नेथन अपने हाथ से वही सोल्यूशन वापस से बना लेता है। ये उसकी पावर, अगर वो किसी भी तरह का पॉइजन पी जाएगा तब वो उसे अपनी बॉडी में से वापस ला सकता है और भी ज़्यादा ताकतवर बना के सबको मुंह बंद करने के लिए नेथन कह देता है। उस पॉइजन का इस्तेमाल करता है और सोल्यूशन की मदद से उस पॉइजन को ख़त्म कर देता है जो कि जंगल के अंदर फैल रहा था। ये देख के सभी लोग खुश तो थी, पर तभी उनकी आंखों के सामने वो होता है जो किसने सोचा नहीं था, क्योंकि पर्सिवल जल्द से जल्द अपना हेयर कट लेता है और सभी को शुक्रिया अदा करता है। नेथन भी सबको बताता है कि अगर पर्सिवल नहीं होता तो शायद से वो आज तुम सभी लोगों को इस जंगल को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो तुम्हें सबसे पहले पर्सिवल का करना पड़ेगा। पर्सिवल जैसे ही वहाँ पे आता है सभी लोग उसको शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं। वो सभी लोग खुश थे। पर तभी वहाँ से डोरो बाहर निकल के आता है। डोरो को देख के नेथन समझ जाता है कि उसके दादा है। पर दूसरी तरफ पर्सिवल तो खुश हो रहा था कि इसके दादा तो मेरे दादा से भी काफ़ी गुना बड़े हैं। अब वहीं पे उसे जायंट रोक लेती है नेथन को आगे जाने से, क्योंकि डोरो अब एक शैतान बन चुका था जो कि पॉइजन को जंगल में छोड़ रहा था। नेथन उसे मना कर देता है ये सब करने से, क्योंकि कुछ समय पहले तक वही इस जंगल की सुरक्षा रखता था। पर तभी वो जानवर जो कि शैतान बन चुका था डोरो, वो उसे ख़त्म करने वाला था। पर तभी जायंट बीच में आके नेथन को बचा लेती है। तो दूसरी तरफ पर्सियन भी उसे बचा लेता है, पर उसी बीच जायंट काफ़ी ज़्यादा जल जाती है। तभी वहाँ पे वही जानवर आता है जिसने कि सबसे पहले डोरो को एक शैतान में बदला था। वो कहता है कि इसके कर्मों की सज़ा है, जो कि इसे जब ही आज़ादी मिलेगी जब इस जॉर्ज फॉरेस्ट को ख़त्म कर देगा। वो नेथन को मारने जाता है कि तभी बीच में पर्सिवल कूद जाता है। उसने नेथन की जान बचा ली थी। नेथन को वो कहता है कि मैं तुम्हारे दादा का बदला ज़रूर लेकर उस जानवर को ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही वो जानवर डोरो को आगे जाने के लिए कहता है वो मारा जाता है एक तीर से, और वो तीर चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि दूर खड़ा पुष्पा होता है। पुष्पा भी एक रॉयल नाइट है। पुष्पा उन्हें दो चीज़ें बताता है, अगर तुमने मुझे झुका दिया तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्यों डोरो को इस तरह की सज़ा मिली, और अगर तुमने मुझे झुका के पेन दिया तब मैं इस डोरो को ठीक कर दूंगा। जहाँ पे फॉक्स उन्हें फाइट करने से मना कर देती है, पर नेथन ये नहीं मानता है। वो उसे फाइट करने चला जाता है। वो श्रीकांत बनने की कोशिश कर रहा था जो कि पुष्पा को हरा सकता था। पर दूसरी तरफ पर्सिवल भी उसकी मदद करने के लिए तैयार था, पर वो गलती से फायर कर देता है अपनी पावर मैजिक निकालने की जगह। अब दूसरी तरफ पुष्पा जो था उन सभी के ऊपर अटैक करने लग जाता अपने बर्फ के गोलों से, पर उसका असर पर्सिवल पे नहीं होता है। वहीं नेथन दूर जाके गिरता है क्योंकि डोरो बीच में आ चुका था। डोरो को बचाते हुए पर्सिवल कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हारा ही पोता है, तुम आखिरकार उस पर कैसे हमला कर सकते हो। तो दूसरी तरफ पुष्पा ये देख के हैरान था कि वो शायद से इस मॉन्स्टर का माइंड बदलने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा वाकई में हो भी जाता है। पर पुष्पा ये खत्म होने से पहले उन पर अटैक करने का प्लान बना चुका था। फॉक्स उन्हें बचने के लिए कहती है, पर पर्सिवल जल्दी से ऊपर जाता है और उस सभी अटैक को डाइवर्ट करने लग जाता है, जिससे कि नेथन और उसके दादा के ऊपर वो अटैक ना लगी। पर इसमें खुद पर्सिवल भी इंजर्ड हो जाता है। रॉनी उसके लिए दुखी था, वो भी फाइट करना चाहता था, पर ऐसी फाइट वो मारा जाएगा। नेथन उसे शुक्रिया अदा करता है। वहीं पुष्पा जब उन्हें आखिर में ख़त्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे हमारे छोटे पुष्पा भाव के अंदर एक ताकत आ जाती है जो कि उसी की मैजिक पावर थी।
इतनी सारी मैजिक पावर देख के सभी लोग हैरान थे क्योंकि पिछली बार से भी ज़्यादा ताकत है। वहीं दूसरी तरफ पर्सियन कहता है अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो। पर तभी पुष्पा जो था वो उसके ऊपर अपना अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी पर्सियन उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वो कहता है तुमने बहुत बुरे काम किए, तुम्हारी उसकी सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। ये कहने के बाद उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है जहाँ पे पुष्पा बचने की कोशिश तो करता है पर वो उसमें नाकामयाब होता है क्योंकि छोटा पुष्पा उससे ज़्यादा ताकतवर था। छोटा पुष्पा उसे ज़मीन के अंदर दबा के रख देता है अपने पंच की वजह से, चूंकि उसकी मैजिक पावर की मदद से एक बड़े साइज में बन चुका था। वो कहता है कि तुमने डोरू को इस तरह का मोर्चा बना दिया चूंकि हर किसी की मदद किया करता था और दूसरी तरफ तुम वो कह रहे हो कि उसने सीज की है, ये नामुमकिन है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है छापे की कैसे उसने हमारे डोरू को एक शैतान में तब्दील कर दिया था एक बील के चलते हुए, और उसी के बाद से ही उसने उसे अपनी कैद में रखा। पुष्पा जो था वो खड़े होने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि मैं जंगल को तबाह करने आया था पर तुम मेरी इस प्लान के बीच में कांटे बन चुके। उसे ये बात तो पता चल चुकी थी कि सामने ये अपोकलिप्स नाइट है। ये पता चलने पर कि उसके सामने जो छोटा सा बच्चा है ये फोर्टनाइट ऑफ अपोकलिप्स का एक हिस्सा है। वो समझ चुका था कि मैं एक तीर से दो निशानों पे सांस सकता हूँ, जैसे कि जंगल को तबाह करना और उस नाइट को मारना। पर शायद से उसकी ये बात एक खाली थी क्योंकि हमारे सामने पर्सियन पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुका था और पुष्पा को काफ़ी ज़्यादा पीछे धक्का देने में कामयाब हो पा रहा था। यानी कि अभी के समय छोटा पुष्पा बड़े पुष्पा से ज़्यादा ताकतवर है। डोमी कहता है कि अब ये जो अटैक करने वाला है वो ताकतवर होगा, तुम्हें बच जाना चाहिए। सेन भी उसी को यही चीज़ें समझाता है। एक पक्षी जो कि लाइटनिंग का बना था उसे उसी पक्षी के बारे में याद आता है कि कैसे उसके दद्दू ने कैसे उस पक्षी को मारा था। वो अपने दद्दू की तलवार वो अपने मैजिक से बना के उस पक्षी को कान देता है। ये देख के पुष्पा हैरान था कि इस बच्चे के पास इतनी ज़्यादा पावर थी क्या। अब वहीं पे वो छोटा पुष्पा बड़े पुष्पा को एक ही अटैक में मार देता है। यानी कि अब वो पुष्पा हार चुका था जो कि बल्कि हराने के लिए आया था और एक तरीके से एक पहाड़ी पूरी आधी से ज़्यादा कट चुकी थी। इस तरह की ताकत को देखने के बाद पर्सी उस ताकत को बुझाने की कोशिश करता है पर वो नाकामयाब होता है। अब बड़ी जायंट भी बच चुकी थी। अब वहीं पे सीन जो था वो बीच में आके बताता है ये जितने भी जायंट्स होते हैं जब कभी इनके ऊपर अटैक होता है ये खुद को अटैक से बचाने के लिए खुद के ऊपर एक इस तरह की शील्ड बना लेते हैं कि वो हर अटैक को रोक सकती है। नेथन इसको लेके खुश हो ही रहा था कि दूसरी तरफ हमें डोरो को दिखाया जाता है जो कि एक शैतान में बदला हुआ था। उसने वादा किया था कि वो डोरो को ठीक कर देगा पर शायद से वो इस चीज़ में नाकामयाब रहेगा क्योंकि पुष्पा तो मर चुका है जो किसी ठीक कर सकता था। पर दूसरी तरफ जब सभी लोग दुखी हो ही रहे थे कि तभी फॉक्स जो थी एक छड़ी को तोड़ देती है। जैसे वो छड़ी को तोड़ती है डोरो अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। नेथन उसे गले से लगा लेता है दादा कह के। वो सभी लोग खुश थे क्योंकि ये जर्नी के अंदर ये मिशन काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के वहीं नॉनी उस छड़ी के बारे में पूछता है जिसके ऊपर सीन जो कि वही फॉक्स ने वो उसे बताती है कि वो जो छड़ी थी उनके अंदर सिनिस्टर एनर्जी होती है जो कि किसी को भी शैतान बना सकती है। इसलिए जैसे ही मैंने उस छड़ी को नष्ट किया डोरो वापस से ठीक हो गया। वो सभी लोग जब उस जन्नत से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे ब्रेसिल के पास उसकी स्पिरिट्स आ जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो कंपटीशन की बात करता है क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया था जो कोई भी सबसे पहले शिकार करेगा वो जीत जाएगा और हारने वाले को उसकी बात माननी पड़ेगी। ये कहने के बाद पर्सियन खुश हो रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है फॉक्स ने पहले से ही एक शिकार पकड़े हुए था। यानी कि अब पर्सियन को और डॉनी को उसकी बात माननी पड़ी। वो कब तक खुश हो रहा था कि तभी हमें दिखाया जाता है कि नेथन वहाँ पे आ जाता है। नेथन उनके जर्नी में एक हिस्सा बनना चाहता था। पर्सियल इस चीज़ के लिए मान तो चाहता है क्योंकि वहाँ पे नेथन के दादा डोरो ने भी उसे इजाज़त दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ फॉक्स भी उसे चलने के लिए हाँ की मंजूरी दे देती है पर डोनी मना करने की कोशिश करता है पर फॉक्स कहती है हारने वाले को बात मान ली थी। मैं चाहता हूँ कि तुम नेथन को जाने दो। वहीं डोरो के साथ ही जितने भी थे वो नेथन को जाते हुए नहीं देखना चाहते थे पर नेथन को कुछ दोस्त मिल चुके हैं इसलिए उसे उस जर्नी पर उसे जाने की इजाज़त मिल जाती है। जैसे ही वो एक सिटी के पास पहुंचते हमें एक सिटी में दिखाया जाता है कि आयरन साइड एक गेस्ट बन के गया हुआ था जहाँ पे वो किसी चीज़ की डिमांड कर रहा था। जहाँ पे एक आदमी उसे उस चीज़ को देने से कह देता है कि हम जल्द ही तुम्हें दे देंगे। वहीं पे उसकी लड़की उसकी फादर के पास में और अधिक थे जो कि झूठ का था। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फादर को कहती है तो काफ़ी ज़्यादा झूठे हैं पर आयरन साइड जो कि इन पे टाउन को बचाने की बात कर रहा है ये तो और भी ज़्यादा झूठा है। ये तो पूरा ब्लैक वॉरा से भरा हुआ है। पर तभी वो वहाँ पे आयरन साइड कहता है कि अगर तुम वो चीज़ मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा। पर्सिल अपने साथी के साथ निकल जाता है जहाँ पे किसके छोटे छोटे मिनियंस उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसी दौरान नेथन उन्हें कुछ अपने पॉइजन पिला देता है जिससे उनके रन बदल जाते हैं। वहीं पे पर्सिल अपने दादा की छड़ी निकाल चुकी एक तलवार थी
वो लोग कहते हैं ये तो एक मैजिक स्वॉर्ड है, जिस पर परसिल कहता है इससे मेरे दादा जानवरों को काटा करते थे, ये तो एक नाइफ है। उसकी बात को इनकार करता है ये एक मैजिक स्वॉर्ड है, जिसके ऊपर नेथन के सामने ये बात रिवील होती है कि परसिल के दादा होली नाइट थे। ये बात जान के खुद नेथन भी हैरान हो चुका था, क्या क्या सच में परसिल के दादा एक होली नाइट थे। पर दूसरी तरफ वो काफ़ी दिन से चल रहे थे, इसलिए फॉक्स को कहते हैं क्या तुम मुझे पिछली बार थर्ड रिपोर्ट कर सकते हो, जिस पर वो मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ वो आखिरी ईस्टवन था जिसने कि उसका इस्तेमाल कर लिया, जिसके ऊपर नेथन बताता है कि 7 डेडली सिंस में से एक ही था जो कि सिर्फ टेलीपोर्टेशन डिवाइस का बना सकता था, और मैंने उसी की ही पॉइजन बुक को पढ़ा है, इस वजह से मेरे पॉइजन इतने ज़्यादा शक्तिशाली है। उसकी बात सुन के वो सब अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं, जहाँ पे वो एक टाउन में पहुँचते हैं। टाउन में जाने के बाद वहाँ पे परसिल के जितने मीनियंस थे वो एक चीज़ के पास आते हैं, उसे खोदते हैं, तब उन्हें वहाँ पे एक चक्रा सा मिलता है। जब वो तो उठा ही नहीं थी कि वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो लड़की कहती है कि तुमसे माही बेरद, मैं जानती हूँ कि तुम इसे चुराने की कोशिश करे। डॉनी कहता है मैं ऐसा नहीं कर रहे, तो एक गलत फहमी हुई है। पर वो लड़की तभी अटैक कर देती है उनके ऊपर। वो कहती वो चीज़ तुम मुझे लौटा दो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। वहीं पे परसिल उसे वापस आके लौटा देता है। वो कहता है कि हमने इसे चुराया नहीं था, तुम ही इसे रख सकती ना। जिस पर लड़की उस सभी को देखते जिसमें चुंबे और आकाम के पास में निशान तो था, पर परसिल बिल्कुल अच्छे से चमक रहा था। ये चीज़ देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, पर तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आ जाती। सर्वेंट को देख के वो चीज़ जो है वो परसिल को वापस लौटा के कहती है तुम इसका ध्यान रखना और तुम्हें इसे आयरन साइड नाम की किसी भी नाइट को नहीं देना है। आयरन साइड नाम सुन के खुद परसिल भी हैरान हो चुका था। अब वो लड़की अपना नाम एन बताती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वही पता चलता है वो जो पार्ट है वो एक डार्क इटर्नल कफिन का है, जिसकी मदद से लोगों को सेक्रीफाइस करते हैं और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की बात सुन के खुद परसिल भी हैरान था। वो कहता है तो इसका मतलब है कि मेरे फादर आयरन साइड इसने इस्तेमाल करके इस टाउन के लोगों का सेक्रीफाइस करके पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिसके ऊपर सीन कहता है कि हाँ यही सच है और ये चीज़ एक जैन ने मनाई थी। दूसरी तरफ एन अपने फादर को कहती कि फादर आप आयरन साइड की बातों में क्यों फंसे जा रही हो, वो झूठ बोल रहा है, वो हमारे लोगों को ख़त्म कर देगा। ये बात सुन के उसके फादर कहते हैं वो तुम्हारी मदर के एक साथी रह चुके हैं, वो हमसे झूठ कभी नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात अगर वो हमें ख़त्म करना चाहते तो वो हमें कब का ख़त्म कर चुके होते। वो एक होली नाइट है, जिसके ऊपर एन कहती है मैं भी एक होली नाइट बनूंगी और आपकी रक्षा करूँगी। पर दूसरी तरफ वो उसे आयरन साइड को देने से चीज़ मना कर देते हैं। दूसरी तरफ उसके फादर रात को एक पार्टी रखते हैं जिसके अंदर आयरन साइड जो था वो था। उसे देख के परसिल उसे मारने की प्लानिंग बना रहा था, पर उसे सीन रोक लेता है। तो दूसरी तरफ आयरन साइड अपना भाषण शुरू कर देता है कि कैसे उनके पास वाले एक किंगडम के अंदर जो है एक प्लान बनाया जा रहा है उनकी जगह को ख़त्म करने के लिए, और वो बाकी के डार्क इटर्नल चक्रा को दिखाता है। अगर हम इसे पूरा कर लेते हैं तो इसकी मदद से हम एक ऐसा डिफेंसिव आर्मर बना सकते हैं जिसकी मदद से एक बुरी जगह को सुरक्षित किया जा सकता है। इस तरह की बातें सुन के सभी लोग हैरान थी। परसिल जो था वो उसे ख़त्म करना चाहता था क्योंकि वो अपने दादा का बदला लेना चाहता है। परसिल उसे मना कर देता है क्योंकि अगर वो आयरन साइड से सीधा फाइट करेगा तो वो बड़ी ही आसानी से हार जाएगा, इसलिए परसिल को वो आगे जाने से साफ साफ इनकार करता है। तो दूसरी तरफ आयरन साइड अपना भाषण जारी रखता है जिसके अंदर वो कहता है कि पास के गाँव के अंदर हमारे ही इस किंगडम के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। ताकतवर योद्धाओं को जमा किया जा रहा है और शैतानों को। अगर आप लोग मुझे इसका हिस्सा दे देते तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। पर एन लीच में आके कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। वो अपनी पावर रिवील कर देती है कि वो एक आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है उसका पता लगा सकती है, जिसके ऊपर आयरन साइड गुस्से में उसके पास जाता है। अब सीन वहाँ से उन्हें चलने के लिए कहता है, जहाँ पर डॉनी और नेथन तो आ जाते हैं, पर परसिल आयरन साइड को चलाते हुए कहता है रुक जाओ। आयरन साइड अपने परसिल बेटे को देख के हैरान था। वो सबसे पहले उस कफिन को बचाने की कहता है, पर तभी कुछ मीनियंस आयरन साइड का मुंह ढक देते हैं जिसकी मदद से परसिल एन को लेके भागता तो है, पर परसिल के फादर उस पर अटैक कर देते हैं। आयरन साइड को अब वहाँ पे एन का फादर कहता है तुम एन को मत मारो, जिसके ऊपर आयरन साइड कहता है अगर एन मर भी गई तो कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पे हमें सीन को दिखाया जाता है जो कि उसी कफिन के हिस्से को बचाने जा रहे थे, पर एन का वही सर्वेंट एक शैतान में बदल जाता है जो कि आयरन साइड का चेला था। फिर हमें पता चलता है कि कैसे एन के ऊपर नजर रखने के लिए आयरन साइड ने अपने चेले को उसी का सर्वेंट बना दिया था। अब वो उस कफिन को पूरा करते हैं जो कि फॉर्मेशन का रूप ले लेता है
और जैसे इंफॉर्मेशन बनती है वहाँ पे एक अंधेरा सा छा जाता है। सीन ये सारी चीज़ें उस सभी को बता रहा था। वो कहता है कि हमें आयरनसाइड को जल्दी ही रोकना पड़ेगा, अगर हमने उसे नहीं रोका तब ये इस पूरी सिटी के जितने भी लोग हैं वो सभी को अपना चारा बना लेगा। एंड उसकी बातें झूठ लग जाती। उसकी पावर से ये चीज़ से पता चलती है क्योंकि सिन उन्हें अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। सिन कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाके उसे रोकने की कोशिश करो, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। दूसरी तरफ एन जो है वो पर्सिल को शुक्रिया अदा करती है कि पर्सिल ने उसकी मदद की और वो सिन के बारे में बताती है कि उन्हें पूरा सच नहीं बता रहा है। पर पर्सिल जो कि काइंड हार्टेड पर्सन है वो कहता है कि मुझे तो उसकी बातों में हर जगह सच्चाई दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ आयरनसाइड उस फॉर्मेशन को पूरा कर चुका था। उसके अंदर से ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकलता है जो कि उस पूरी सिटी के अंदर फैल जाता है। वो लिक्विड जिस भी पहली जगह पर पड़ रहा था वो जगह एक तरह के मॉन्स्टर में बदल जा रही थी और वो मॉन्स्टर कोई छोटा छोटा नहीं, वो एकदम बड़ा मॉन्स्टर था और जो बूते पे गिरता तब एक मोती का शैतान बन निकलता और वो सभी लोग वहाँ की आम जनता के ऊपर कहर ढा रहे थे। ये सारी बातें उसे पता चलती है आयरनसाइड को अपने चेले की मदद से। दूसरी तरफ एनी देख के हैरान थी कि इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर लोगों का शिकार कर रही है, ये उन्हें अपना सेक्रीफाइस बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ एन जो है वो सीन के बारे में उन्हें कहती है क्यों तुम्हें उस पर इतना ज़्यादा विश्वास है। उसकी ये बात सुन के वो सभी लोग ये चीज़ कंफर्म करते कि सिन ने उसे बचाया था, वो कभी उनसे झूठ नहीं बोल सकता है। उनकी बातें उसे काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ भरी लगती है क्योंकि उसकी बात पे भी उन्हें भरोसा नहीं है। चलते चलते एन उसके फादर दिखाई पड़ते। आयरनसाइड सामने ही एक फॉर्मेशन के सामने खड़ा था। आयरनसाइड कहता है कि मैं तुम लोगों को आज के दिन माफ़ कर, मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारने वाला हूँ, अगर तुम शांति से यहाँ से चले जाते हो। वो अपनी पावर उन्हें निकाल के दिखाता है। उसकी पावर के सामने तो वो हिल भी नहीं पा रही थी, तो वो आखिरकार आयरनसाइड को कैसे रोकेंगे जब वो हिल भी नहीं सकते हैं। एंड कहती है कि तुम लोगों को मत मारो। दूसरी तरफ पर्सियल जो था उसके ऊपर अटैक करने जाता है अपने मैजिक स्लैप की मदद से, पर उसका मुकाबला आयरनसाइड बड़ी ही आसानी से कर लेता है। डोनी देख के हैरान था। तो दूसरी तरफ पर्सियल जो है वो कहता है बच्चे तो अपने ये छोटे मोटे ट्रिक का इस्तेमाल मत करो, तुम्हारी जान बच गई है तो तुम्हें चिपके रहना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ फॉर्मेशन के ऊपर कभी अटैक करता है पर वो फॉर्मेशन नहीं टूटती है। पर्सियल कहता है कि तुम शायद से ज़्यादा ही ताकतवर हो, पर मैं तुम्हें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। पर तभी आयरनसाइड उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक देख के सभी लोग हैरान थे कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। डॉनी तो ये तक कहता है कि हम इस सिटी के नहीं है तो हम क्यों यहाँ पे अपनी जान खतरे में डाल रही है। उसकी ये बात सुन के नेथन भी हैरान था। पर दूसरी तरफ एन कहती है तुम सच बोल रही हो, तुम इस विलेज के नहीं हो, तुम जा सकते हो, पर मैं यही पैदा के यहाँ के लोगों की रक्षा करूँगी, ये मेरी ही सिटी है। वहीं दूसरी तरफ अब नेथन को वो चीज़ याद आती कि कैसे पर्सियल ने उसके सिटी के लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। पर डॉनी वहाँ से भाग जाता है। डॉनी तो बचना चाहता था पर पर्सियल दूसरी तरफ आयरनसाइड के ऊपर वापिस से अटैक करने के लिए जाता है। पर आयरनसाइड जो कि उसका फादर है और उससे काफ़ी गुना ताकतवर है, वो उसके ऊपर बार बार अटैक करता है। पर्सियल बस्ती भी उसके ऊपर वापस से अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर उसके सामने आयरनसाइड अपने एक ही हाथ से उसे हरा देता है। उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, आयरनसाइड भी ताकतवर होते जा रहा था। एन भी उसकी मदद करती है, पर एन बीच में आते ही उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है। वो कामयाब हो जाती है क्योंकि वो उसके ऊपर अपने एक स्लैश का इस्तेमाल करती है, पर उसके कपड़े उसी मीट फट चुके थे। वही आयरनसाइड कहता है कि मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मेरी कॉमरेड की बच्चों को इस तरह के ताकतवर योद्धा बनते हुए, पर शायद से तुम गलत जगह पे अटैक कर रही हो। तुम्हें मुझ पर अटैक नहीं करना चाहिए, अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तब तुम मारी जाओगी। तुम बच्चों को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहने के बाद अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर तभी बीच में हमें नेथन को आते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने वजन का इस्तेमाल कर चुका था आयरनसाइड के ऊपर। आयरनसाइड अपने घुटनों पे आ चुका था। वो गुस्से में कहता है कि शायद से मैंने तुम्हें कम आका था, अब तुम्हें खत्म होना पड़ेगा। ये कहने के बाद काफ़ी सारे वो चमकीले कृष्ण उनकी तरफ फेंक देता है। अब वही एन का फादर एन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। काफ़ी सारे ब्लास्ट होते हैं, दूर से भी ये ब्लास्ट देखे जा सकते थे। डॉनी ये देख के हैरान था कि हर जगह वो छापे बिछाए कोई ना कोई मॉन्स्टर मिल जाता। उसके सामने एक छोटा बच्चा और उसकी माँ एक शैतान के सामने थी जहाँ पे शैतान ने मारने की कोशिश कर रहा था। डॉनी अब कंफ्यूज हो जाता उसे क्या करना चाहिए। तो दूसरी तरफ एन के फादर एन को बचा चुकी थी, पर एन के फादर को लग रहा था कि शायद से उसका लास्ट अंत है क्योंकि वो अपनी बेटी को पाई कर रहा था। पर तभी उसे पता चलता है कि कैसे पर्सियल के मिनियंस ने उनकी जान बचा ली है उन्हें ये करके। पर पर्सियल तो आयरनसाइड के हाथों में था। वही आयरनसाइड कहता है कि बच्चे तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए थी, पर तुम अपने दादा की तरह कैसे हीरो बनने की कोशिश करते हो, इसी बीच तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। ये कहने के बाद में वो पर्सियल को मारने जा ही रहा था, पर पर्सियल कहता है कि जब तक मेरा बदला नहीं होगा
वह जब तक नहीं मरने वाला हूँ। उसकी ऐसी बात सुन के खुद आयरनसाइड भी हैरान था। वो उसकी ब्रेवरी की दाद देता है कि वो इतने से छोटी उम्र में भी किस तरह की बातें करता है, ये हैरान कर देने वाली है। पर तभी बीच में एन आ जाती है, पर एन को बड़ी ही आसानी से आयरनसाइड एक ही वार में रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ जब पर्सियल उसके अटैक को रोकने की वाला था अपने मैजिक की मदद से, आयरनसाइड उसके हाथ भी अपने स्वॉर्ड डाल देता है और उसे अब वो टॉर्चर करने लग जाता है। ये चीज़ देखने के बाद में एन कहनी है कि आखिरकार तुम किस तरह के बाप हो जो कि अपने ही बच्चे को इस तरह की सजा दे रहे हो। आयरनसाइड दूसरी तरफ अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, एन के ऊपर। एन अपने आप को नहीं रोक पाती है, वह वही की जगह पे फ्रीज हो चुकी थी। स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर जाती है। पर्सियल जब दर्द में करा ही रहा था कि तभी आयरनसाइड कहता है कि अब मुझे तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। पिछली बार मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ के गलती करी क्योंकि कुछ ही दिन बाद तुम तो मेरे एक बहुत बड़े प्लान पे भी इसमें आ चुके हो। वो उसकी मिनियंस तो भगा देता है और वो कहता है कि अब फोर एपोकलिप्स ऑफ 9 का खेल यही ख़त्म होता है। ये कहने के बाद में वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी छाती के आर पार वापिस से कर देता है। इस पर वो दिल की कफ तरफ पास में अपना निशाना बनाता है। जितने भी मिनियंस थे वो वहाँ से चले जाते हैं। नेथन रोने लग जाता है। वो इसी समय आयरनसाइड कहता है कि यह 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स का समय ही खत्म होता है। अब ऐसा लगने लग जाता है कि हमारा पर्सियल मर चुका है। पर्सियल की सांसें काफी ज़्यादा धीमी चल रही थी, तो दूसरी तरफ नेथन उसे खींचते हुए साइड में लेके आता है। वो उसकी सांसें चेक करता है, उसमें अभी भी थोड़ी जान बची थी। वो अपने सोल्यूशन से जगाने की कोशिश करता है, पर सोल्यूशन को नहीं पी रहा था, इसलिए एन वो सोल्यूशन पीती है और उसके मुंह में डाल के उसे पिलाने की कोशिश करते पर उसमें नाकामयाब होती है। अब ऐसा लगने लग जाता है कि पर्सियल की जान बचना नामुमकिन है। सभी लोग काफी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। एन आयरनसाइड को कहती है कि तुम अपने बच्चे को भी नहीं बख्शे हो, तुमने उसे खत्म कर दिया, वो भी अपने हाथों से। तो दूसरी तरफ हमें उसी माँ और बेटे को दिखाया जाता है जो कि हम डर नहीं रहे थे क्योंकि वो शैतान हवा के अंदर उड़ रहा था। तो दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि डॉनी ने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया। अब डॉनी ये प्लान बनाता है, अगर वो सिटी से निकलने की कोशिश करेगा तो वो आखिर में मारा जाएगा क्योंकि इतने सारे मोशर्स हो चुके हैं। पर अगर वो वापस से उसी हवेली के पास में जाता है जहाँ पे पर्सियल, नेथन एंड आयरनसाइड से फाइट करे तो शायद से वो बच सकता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि उसे आयरनसाइड से अटैक करके फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए वो नॉर्मली उस फॉर्मेशन को तोड़ देगा और उन सभी की जान बचा के यहाँ से भागने में कामयाब हो पाएगा। उसका प्लान काफ़ी ज़्यादा कारगर था, पर उसे क्या पता था दूसरी तरफ खुद पर्सियल की हालत ढीली पड़ी हुई है। पर तभी हमें पर्सियल को दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे से मैजिक का इस्तेमाल करता है। ये चीज़ देखने के बाद में खुद आयरनसाइड भी हैरान था, मौत के मुंह में होने के बावजूद भी कैसे अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैंने इसे वापस से जिंदा छोड़ा तभी और भी ज़्यादा खतरा बन जाएगा। उसे मारने की कोशिश तो करता है, पर नेथन बीच में आ जाता है। नेथन का पॉइजन जो था आयरनसाइड पे काम करने लग जाता है। आयरनसाइड की पावर अब थोड़ी सी कम हो चुकी थी, इसलिए नेथन ने इस बार पर्सियल को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा था। आयरनसाइड वापस से अटैक करता है, पर पर्सियल को वापस से नेथन बचा लेता है। नेथन अपनी जान कैसे कुर्बान करने के लिए तैयार था। वो कहता है पर्सियल ने मेरे साथ की जान बचाई थी, इसलिए मुझे अपनी जान देना इसके लिए वाजिब समझता हूँ। एन भी उसकी मदद करती है पर्सियल की। वही पर्सियल जो था अपने साथियों को लड़ता हुआ देख के उसके अंदर विल पावर, एक तरह की आशा, वो अब वापस से जाग जाती है। वो आयरनसाइड को हराने के बारे में सोचने लग जाता है। और जब नेथन कहता है कि मैं अपना कर्ज चुका रहा हूँ, ये बात तो सुन के पर्सियल की मैजिक पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर्सियल जो था अब उन सभी को हील करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ आयरनसाइड ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि कैसे पर्सियल की मैजिक पावर मल्टीप्लाई हो रही है, एक के बाद उसकी पावर बढ़ रही है। भाई डॉनी वहाँ पे आ जाता है, दोरिया के कहता है बुरी का मुकाबला और बेसहारा को बचाना यही हमारा काम है जो पर्सियन। पर दूसरी तरफ पर्सियल तो नीचे लेटा हुआ था। वो एकदम से देखता है कि पर्सियल ने जड़ है, पर तभी पर्सियल के छोटे मिनियंस उन्हें घेर लेते हैं और दूसरे ही पल वो सभी उन पर्सियल के मिनियंस से घिर जाते। पर तभी आयरनसाइड पे अटैक करता है, पर वो आयरनसाइड के अटैक से बच जाते हैं क्योंकि वो अब हवा के अंदर उड़ रहे थे। ये देखने के बाद में खुद आयरनसाइड भी हैरान था कि कैसे ये हवा में उड़ सकती है, जहाँ पे कि पर्सियल के पास क्या सच में ऐसी पावर है। पर्सियल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को चोट पहुंचाने की। और वहीं दूसरी तरफ पर्सियल की इस तरह की पावर देख के पर्सियल खुद भी हैरान था। उसके फादर पूछते हैं कि आखिरकार उसके पास इस तरह की पावर कहाँ से आई, आखिरकार उसने क्या किया है, जिसके ऊपर पर्सियल कहता है कि तुम इस पावर की बात कर रही हो जिसकी मदद से मैं तुम्हें इस बार हराने वाला हूँ। ये मेरे ग्रैंडपा ने बताई थी, यानी कि मेरे दादा ने। ये आशा की पावर है, ये इस होप की पावर है जिसकी मदद से मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। उसकी इस तरह की मोटिवेशनल बातें तो सुन के आयरनसाइड का दिमाग पक जाता है।
आयरन साइड कहता है बच्चे, शायद से तुम अपनी औकात से बाहर निकल रहे। तुम्हें याद है कैसे मैंने तुम्हें मारा था और तुम्हारे दादा को? शायद से मुझे वापस से तुम्हें मारना पड़ेगा। इस बार मैं तुम्हारा खेल अच्छे से ख़त्म करने वाला हूँ। दूसरी तरफ आम लोगों की फटी पड़ी थी इन शैतानों के चलते, पर उन्हें क्या पता था उनकी जान बचाने के लिए वहाँ पर एक ताकतवर योद्धा आ जाएगा जो कि अपने एक ही अटैक में एक ही नाइफ से एक एक शैतानों को मार रहा होता है। धीरे धीरे करके सिटीज़ के एक एक मॉन्स्टर को वो आसानी से मार रहा था। ये चीज़ देखने के बाद आयरन साइड का जो मिनियन था वो आयरन साइड तक ये बात पहुंचा देता है कि यहाँ पे हमारे मॉन्स्टर्स एक एक करके ख़त्म हो रही है। वही दूसरी तरफ वो जब देखने जाता है कि आखिरकार इन्हें कौन ख़त्म कर रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने एक ताकतवर योद्धा था चूँकि उसे भी ख़त्म कर दिया जाता है। पर्सियल ये देखने के बाद कहता है कि अब आयरन साइड तुम हार मान जाओ, तुम्हारे शैतान मर चुके हैं। वही दूसरी तरफ आयरन साइड जो था अब वो अपनी चाल चलने लग जाता है। वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ कि मैंने क्यों अपने फादर को मारा और मैंने अपने बच्चे के ऊपर 2 बार हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं शर्मिंदा हूँ मेरे इस तरह के घिनौने काम के ऊपर। पर्सियल तुम मुझे माफ़ कर दो। ये कहने के बाद अपने सर नीचे टेक देता है। वो काफ़ी ज़्यादा रोती हुई आवाज़ में कहता है, पर्सियन अब तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार गले लगाना चाहता हूँ क्योंकि किंग आर्थर इस मिशन के फेल होने पे वो मुझे जान से मार देंगे। उसकी इस तरह की बात सुन के पर्सियल को उसके ऊपर यकीन हो जाता है। पर दूसरी तरफ उसकी साथी जो कि एन है जो कि सच और झूठ का पता लगा सकती थी, वो कहती है ये झूठ बोल रहा है, तुम इसके पास मत जाना, ये तुम्हें मार लेगा। पर्सियल को एन की बात पर यकीन हो जाता है इसलिए वो आगे जाने से इनकार कर देता है, जिस पे आयरन साइड गुस्से में अपने वापसी फोरकट फिंगर का इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है बार बार। पर पर्सियन उड़ते हुए काफ़ी सारी स्पीड के अंदर उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। नेथन कहता है कि तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ तो है पर हम कब तक इसकी इस अटैक से बच सकते हैं? एक ना एक बार ये अटैक हम पे लगेगा और हम सभी इंजर्ड हो जाएंगे, हमें इसे रोकना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के पर्सियल कहता है तुम चिंता मत करो। अब वो अपने मिनियंस को नीचे भेज देता है और उनसे काफ़ी सारे पटाखे फोड़ता है और उसी बीच इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं फैल चुका था। उसी बीच पर्सियल के फेस पे कट भी लग जाता है। वो एक प्लान बनाते हैं कि एक के पीछे हम एक को रखेंगे। इस तरह का प्लान सुन के वो हैरान थे कि आखिरकार ये क्या चीज़ की स्ट्रेटजी है। पर तभी पर्सियल जो था वो डॉनी को अपने पीछे छिपने के लिए कहता है। ऐसा ही वो लोग करते हैं। जैसे ही पर्सियल उसके ऊपर अटैक करने जाता है वो उसके अटैक से खुद के अटैक को भीड़ देता है जिसकी मदद से आयरन साइड को कन्फ्यूजन हो जाए। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए डॉन इसके ऊपर अटैक करता है और पर्सियल इस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसके बाद डॉनी उसी फॉर्मेशन के एक हिस्से को पकड़ लेता है जिससे कि वो फॉर्मेशन वापिस से ना बनाई जा सके और शैतान को वापिस से यहाँ पे इनकारनेट किया जा सके। उसी दौरान आयरन साइड का जो नकाब था वो उसके मुँह से हट जाता है जो कि वो बिल्कुल पर्सियल के दादा की तरह ही नग रहे थे। पर्सियल ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तो दूसरी तरफ आयरन साइड कहता है कि तुम ऐसा मत समझो कि तुम जीत चुके हो, मैं वापस इस फॉर्मेशन का हिस्सा उस लड़के से ले लूँगा और उसके बाद में तुम सभी को ख़त्म कर दूँगा। वो बात अपनी कंप्लीट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे एक और हुलीडाइट का इनसे बयादार बंदा आ जाता है जिसको कि हम शेरलॉक बुलाएंगे। शेरलॉक कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो वो अपने मिशन में फेल हो चुके हो। चूँकि तो फॉर्मेशन से यहाँ पे सेक्रीफाइस इकट्ठा करना, तो दूसरा फोराकोपलिस के एक हिस्से को यानी कि एक मेंबर को तुमने अपने चंगुल से जाने दिया। और मैं तुम्हें पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ कि इस जगह पे शायद से एक ताकतवर बंदा आ चुका है जो कि 7 डेडली सीज या उन्हीं के ही जितने ताकतवर मेंबर की पावर लगता है। अगर हम उनके चंगुल में फंस गए तो शायद से तुम्हारा और मेरा यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए हमें इसी समय यहाँ से निकलना पड़ेगा। आयरन साइड इस बात की गंभीरता को समझता है। वो बाकी के फॉर्मेशन के हिस्से को उठाता है और वो अपने साथ ही यानी कि शेरलॉक के साथ गायब हो जाता है। और पर्सियल नीचे आके कहता है आखिरकार मैं कैसे उड़ रहा था, कहीं ये मेरे क्लॉक का कमाल तो नहीं है। तो दूसरी तरफ डॉनी कहता है मेरे को वो तुम्हारी मैजिक ही पावर थी। पर दूसरी तरफ हमारा पर्सियल जो था उनकी बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान रखने वाला बंदा नहीं था। एंड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि उन्होंने क्या सच में आयरन साइड एक होली नाइट को हरा दिया है। पर्सियल दूसरी तरफ अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें यानी कि क्लीन चीज़ें करने लग जाता है। एन के फादर एन को गले लगाते हैं, तभी वहाँ पे सीन आ जाता है। पर्सियल सीन से कहता है कि आखिरकार तुमने किसको भेजा था जिसने शैतानों को ख़त्म कर दिया, जिसके ऊपर सीन कहता है कि वो तो मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा इतना ताकतवर है। इसकी ये बात सुन के एन कहती है वापस से झूठ बोल रहा है, पर इनमें से कोई मेरी बात यकीन नहीं करेगा। पर्सियल कहता है अब शायद से मैं वापस उड़ सकता हूँ अपनी क्लॉक की मदद से। वो कोशिश भी करता है उड़ने की पर उड़ नहीं पा रहा था। नेथन समझ जाता है कि बेवकूफ़ है,
इसको समझाना मूर्खता ही होगी। तो दूसरी तरफ धोनी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसने काफ़ी सारे लोगों की जान बचा ली और वो इन चीज़ों के साथ में अपनी लाइफ और भी ज़्यादा आगे जीना चाहता था। वही हमें दिखाया जाता है पर्स हिल कैसे अपने फादर को ग्रैंडपा को कंपेयर कर रहा था एक दूसरे से कि दोनों कितने ज़्यादा एक जैसे दिखते और रोने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आयरनसाइड को किंग आर्थर के सामने। किंग आर्थर कहते हैं कि तुम अपने इस मिशन के अंदर फेल हो चुके हो। तुमने 4 अपोकलिप्स ऑफ नाइट के एक हिस्से जिसका नाम पर्स हिल है तुम्हारे चंगुल से वो भी निकल चुका है, तो तुम्हें किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए। जिसके ऊपर आयरनसाइड माफ़ी मांगता है कि उससे गलती हो गई कि उसने उस फॉर्मेशन के हिस्से को जाने दिया और पर्स हिल को भी। पर किंग आर्थर उसे सजा देने लग जाती हैं और वो बातें कर ही रही थी कि तुम्हें पता है कि हमारी वॉर छिड़ने वाली है और मैं चाहता नहीं हूँ कि एक इस तरह की दुनिया की स्थापना हो जहाँ पर दर्द और पीड़ा हो। मैं एक इस तरह की दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर दर्द प्यार किसी भी तरह की चीज़ ना हो, किसी भी इंसान को किसी चीज़ से गुजरना ना हो। पर तुम जैसे लोग शायद से उस चीज़ के अंदर बाधा बन रही हो क्योंकि तुम अपने मिशन के अंदर बार बार फेल हो जाती हो। जब भी वो अपनी बात कंप्लीट कर रहा था वह दूसरी तरफ आयरनसाइड के दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ाते जा रहा था और वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा 4 अपोकलिप्स ऑफ नाइट को और हमें जल्द से जल्द इस चीज़ का पता लगाना ही कि वो सभी लोग कहाँ पे हैं, वरना हमारा प्लान यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। उसकी बात सुन के आयरनसाइड उस मिशन को पूरा करने की बात करता है जिस पे किंग आर्थर से जिंदा छोड़ने की बात करने लग जाता है, पर उसकी जान जब भी बख्शेगा जब वो उसका एक और मिशन पूरा करेगा, क्योंकि तब प्रोफेसर को वापस से देखना और उसी के हिसाब से हमारे आगे आने वाले प्लान्स को बनाना। इस तरह की बात को सुन के खुद आयरनसाइड भी हैरान था कि किंग आर्थर को भी डर लग रहा है कहीं वो 4 अपोकलिप्स ऑफ नाइट उनके प्लान के अंदर बाधा ना बन जाए। तो दूसरी तरफ आर्थर उसे मेन मिशन देता है चुकी था उसके लिए दुल्हन ढूंढना। ये बात तो सुन के खुद आयरनसाइड भी हैरान था। तो दूसरी तरफ हमें एन के फादर को दिखाया जाता है। एन के फादर काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनके सिटी की नोक बच चुकी है और ये सारी चीज़ें पर्स हिल को जाती है इसका श्रेय। पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है सेन जब उन सभी को अपनी आगे की जिंदगी पे चलने के लिए बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पे हमें दिखाते हैं कि एन आ जाती है। एन वहाँ पे आती है पर उससे पहले उसके फादर बताते हैं कि कैसे एन की मदर जो थी वो आयरनसाइड के साथ काम किया करती थी। आयरनसाइड पहले बहुत ही ज़्यादा भला आदमी था पर वो अब इतना ज़्यादा बुरा बन चुका है जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। धोनी ये बात सुन के हैरान था। धोनी कहता है आयरनसाइड तो बहुत बुरा आदमी है तो उसकी तारीफ कैसे कर सकती। पर दूसरी तरफ एन जो थी महावीर ड्रैगन बॉल जी की बुरी माँ की तरह ड्रेस पहन के आ जाती है। एन के फादर जब उससे बात कर ही नहीं थी कि वो जर्नी पे नहीं जा सकती क्योंकि खतरनाक होने वाली है, पर दूसरी तरफ एन कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो अपनी इस जगह के लोगों को बचाना चाहती है। वो जैसे ही ताकतवर बनेगी वो वापस इस सिटी में लौट आएगी और आप सब लोगों की रखवाली करेगी। उसके फादर मना ही कर रहे थे कि तभी पर्सिल बीच में जाके कहता है कि अंकल किसी भी गोदबैरी को किसी भी मिशन पे जाने से आप नहीं रोक सकती हो। ये बात सुन के उसका बाप रोने लग जाता है कि उसकी बेटी जो कि पहले छोटी सी थी वह गोदमैरी बन चुकी है, इसलिए वो उसे जाने के लिए हाँ कर देती है। अब गोदबैरी के साथ में वो अपने मिशन के लिए तो निकल जाते हैं पर चलते चलते वो लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार उनकी जर्नी कहाँ पे जाके रुकेंगी, क्योंकि वो चल तो दिए है पर उनके पास चलने का कोई भी साधन नहीं है। वो पैदल पैदल चल रहे हैं। दूसरी तरफ सीन जो था वो उसे समझाता है पर्सिल को क्योंकि उसके फादर एक आयरनसाइड नाम के भूली नाइट हैं, वो उन पर वापस ज़रूर अटैक करने आएंगे और वह अभी उतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो उनसे सीधी जाके टक्कर ले सके। पर पर्सिल दूसरी तरफ कहता है कि मैं ताकतवर 4 अपोकलिप्स नाइट बनूंगा पर मैं इस पृथ्वी को कभी तबाह नहीं करूंगा। ये कहने के बाद अपने साथियों के साथ जर्नी पे निकल जाता है। चलते चलते उनकी सांसें दुखने लग जाती है। उनका शरीर पूरा दर्द से करा रहा था पर दूसरी तरफ एन तो घोड़े पे थी। उसके घोड़े को देखकर डॉनी कहता तुम्हारा बाप कितना कंजूस है, हमें तो उसने कोई घोड़ा दिया भी नहीं और तुम्हें दिया भी तो एक गधा दिया। अब फिर हमें उस गधे को दिखाया जाता है जिसे कि एन सिल्विया कहती है। नाम से ये जज नहीं रहा था। वही एन कह दी आखिरकार तुम जेल क्यों रही हो, ये सिल्विया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वही उन लोगों को पता था कि एन किसी के भी सच या झूठ का पता लगा सकती है, इसलिए उसका दोस्त बनना वो भी एक गधा ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है। वहीं दूसरी तरफ पर्सियन जिससे कि हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है उसे सभी लोग उसके दोस्त दिखाई पड़ते। उस गधे के एक चाटा मारता है जिसकी वजह से उसे वो गधा दूर फेंक देता है। नेथन उसे लेकर चलने लग जाता है। वहीं चलते चलते वहाँ पे एन बात करने लग जाती है
कि हम अपनी जर्नी पे तो चल रही है, पर हम सीधे सीधे चलते जा रहे। उसे भी सिल्वा की हालत खराब हो जाती है। सिल्वा नीचे चक्कर खाते गिर जाते, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो दूसरी तरफ सीन जो था वो उसे कहता है, अगर तुम मेरी इस जर्नी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा किए तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। ये कह के सिनिया और भी ज़्यादा डर जाती है। अब एन पूछती क्या थी हम कहाँ जा रही है, जिसके ऊपर से ये बात जब पता चलती है कि वो 7 डेडली सिंस के मेलोडी के किंगडम में जा रही है। ये बात तो सुन के वो हैरान थी, पर दूसरी तरफ हमारा पर्सियल जिसे कि 7 डेडली सिंस के बारे में नहीं पता था, वो कहते ये आखिरकार हैं कौन, जिसके ऊपर सिंगार आश्चर्यजनक चेहरा बनाती उसे कहती है 7 डेडली सिंस वो लोग हैं जिन्होंने डीमन क्लैन से अकेले फाइट की थी और अपनी जगह को बचाया था। उसके बाद से वो उसी जगह पर राज करते हुए आ रही है। उन्हें होली नाइट्स भी कहा जा सकता है। ये बात तो सुन के खुद पर्सियल भी हैरान था। वही एन उसे मेलेडी की वो फोटो दिखाती चूंकि उस चीज़ से सूट नहीं कर रही थी जैसा मेलेनी हकीकत में है। तो पर्सियल कहता है तो ठीक है हम जाने के लिए तो तैयार है, पर हमें जाना किस दिशा में है, जिसके ऊपर एन कह दिया है ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता है। पर वो अब वहाँ पे 7 डेडली सिंस के बारे में बताती है। क्योंकि मेलेडी उनका टीम कैप्टन है, इसलिए वो आसपास में टीम कैप्टन को ढूंढने लग जाती है। टीम कैप्टन की कैटेगरी में उनके सामने कोई भी फिट नहीं बैठता, इसलिए वो खुद को टीम कैप्टन बना देती है। ये बात सुनकर डॉनी उसके लिए तानियां बजाने लग जाता है। अब वो कैप्टन बन चुकी, पर पर्सियल कहता है डैनी को बनना चाहिए। डैनी की भी तारीफ करता है, जिसमें एन कहती तो डैनी तुम ही बताओ हम में से कौन कैप्टन बनेगा, जिस पर डैनी उसे ही कैप्टन बनाता है। फिर तभी सेन उनकी बातों को बीच में काटते हुए कहता है अगर हमें जाना है मेलेडी के किंगडम में तब हमें एक जंगल को पार करना पड़ेगा, पर उस जंगल को पार करने से पहले हमें सबसे पहले पास के ही विलेज में थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, 1 या 2 दिन। उसके बाद हम अपनी जर्नी शुरू कर देंगे उस जंगल को पार करने की। एन इस चीज़ के लिए मान जाती है और वो लोग टाउन के लिए निकल जाते जहाँ पे कि सिल्वा भी अब खड़ी हो चुकी थी। तो दूसरी तरफ हमें एक हाउसर नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दारू पी रहा था। वहीं लोग उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं, पर जहाँ पे वो दारू पी रहा था उसका मालिक कहता है कि एक होली नाइट तुम इसकी बेइज्जती मत करो। फिर हाउसर की कहानी और डॉनी की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे कि डॉनी जो था वो हाउसर का एक स्टूडेंट रह चुका था, उसका साथी भी था वो ट्रेनिंग के अंदर, जिसका नाम एडलिन था। एडलिन जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर था, वो उसे हमेशा हरा दिया करता था। हाउसर उसे रोज़ाना कड़ी प्रैक्टिस करने की सलाह देता था, पर डैनी की बस की कुछ भी नहीं थी। इसलिए डैनी जो था वो वहाँ पर रोज़ाना तो प्रैक्टिस किया करता था, पर एक दिन वो उस ट्रेनिंग को छोड़ के भाग जा रेक टाउन के पास में आ जाते हैं जो कि जंगल के पास में था। वो लोग शॉपिंग पे निकल जाते हैं, जहाँ पे नेथन सबसे पहले ट्यूब बनवाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ एन अपनी शॉपिंग के लिए एक जगह पे जाती है। एक एक करके सभी लोग अपनी जगह पे जाने लग जाते हैं, पर पर्सियल 5-2-5 वाली जगह पे जाता है जहाँ में नो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो दूसरी तरफ हम हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें सिन को और सिल्विया को एक साथ दिखाया जाता है। वो लोग अब अपने लिए इन बुक करने के लिए जाते हैं। इन बुक करने की उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और सारे पैसे तो हमारे कैप्टन के पास में है जो कि एन थी। एन आते हुए काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके आती है, सभी के लिए अलग अलग तरह का सामान भी लेके आई थी। सबसे पहले कपड़े, केटरिंग के लिए अलग सामान और नहाने के लिए सोप और सेंट्स भी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में सीन जो था वो कहता है तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, ये सारी ही लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं, क्योंकि इसने सारे के सारे पैसे इन्हीं चीज़ों में वेस्ट कर दिए। उसके पास से अब सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन थे और इन्हें अगर एक इन बुक करना है तब 20 सिल्वर कॉइन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बैन को हर कोई डांटने लग जाता है। इसलिए एन कहती है तो मेरे साथ अब पर्सियल जाएगा, क्योंकि पर्सियल ही मेरे साथ पैसे कमा सकता है इन चीज़ों को वापस करके। उसकी ये बात सुन के पर्सियल उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। डॉनी उसके चपेट मारता है क्योंकि लड़की की गलती और हमारा पर्सियल जाए इस चीज़ के ऊपर पर्सियल रहने देता है कि वो चला जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे निकल पड़ते हैं, जहाँ पे डॉनी दारू पीने तो जाता है, पर तभी वहाँ पर से हाउसर दिख जाता है जो कि पहले उसका इंस्ट्रक्टर रह चुका था। हाउसर जो था वहाँ पे वो भी दारू पी रहा था। नेथन पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों का रिलेशन क्या है, जिस पे हाउसर कहता है होली नाइट की प्रैक्टिस करते हुए ये बंदा भाग गया था, ये डरपोक है और मैं इसका मास्टर हूँ। ये बात सुन के नेथन भी हैरान था। नेथन को पता चलता है कि कैसे डॉनी का जो ये मास्टर है ये इसकी डिकेस्ट मतलब इनकी मरी हुई माँ का एक भाई भी है। तो दूसरी तरफ अब हमें एडन को दिखाया जाता है। एडन जो था एक बंदे को कहता है तुम हमारे साथ की अच्छे से खातिरदारी करना, जिसके बाद में हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमारा सीन आता है सिन के ऊपर में, जहाँ पे कि सिन जो था इस जगह पे बैठा हुआ था। वो सिल्विया से बात कर रहा था, कह रहा था कि अगर हमारा मिशन बेकार गया तब मैं तुम्हें वापस से खा जाऊँगा। वो सिल्विया की फाड़ के रखे हुए था। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें पर्सियल को दिखाया जाता है। पर्सियल ने काफ़ी सारे पैसे जीत लिए थे रेसलिंग मैच के अंदर बैटिंग करके एना के साथ में।
अब दूसरी तरफ एन जो थी वो वहाँ से निकलने की बात करने लग जाती है, पर पर्सियल से हर कोई बंदा इम्प्रेस हो चुका था इसकी ताकत देख के। तो दूसरी तरफ डॉनी जो था वो हाउजर के साथ में था, जहाँ पे कि हाउजर उसकी बात बात में बेइज्जती कर रहा था, उसके ऊपर कटाक्ष से ताने कस रहा था। नेथन जो था वो उनकी पूरी कहानी जानना चाहता था, जहाँ पे हाउजर उसे खुशी खुशी बताता है, पर तभी उसके हाथ से डॉनी की एक चीज़ गिर जाती है। वो चीज़ उसके हाथ में देख के वो कहता है, ये दो डार्क इटर्नल कफिन का एक हिस्सा है। आखिरकार तुमने ये चीज़ कहाँ से चुराई है? ये चीज़ तुम मुझे लौटा दो, तुमने वापस से चोरी की, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। ये कहने के बाद में वो उसे एक धक्का नहीं दे देता है, क्योंकि डॉनी वो चीज़ उससे वापस लेना चाहता था। ये कहते हुए कि मैंने नहीं चुराई है। डॉनी अब काफी गुस्से में आ जाता है हाउजर के इस तरह की बर्ताव को देख के। हाउजर कहता है कि तुम चोर हो और हमेशा चोर रहोगे। उसकी ये बात डॉनी को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि उसका मामा लगता है और इसका मामा इस तरह का बिहेव कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में उस जगह से चला जाता है। अब सिर्फ यहाँ पे बचा था तो नेथन था और हाउजर था। डॉनी रोजेन लग जाता है, नेथन से संभालने की कोशिश तो करता है, पर जैसे पर्सियल यहाँ पे आता है वो भाग जाता है। अब पर्सियल के हाथों से मुड़ा पैसा भी उठा लेता है हाउजर, और हाउजर जो था वो कहता है सर ये लोगों ने ही डॉनी को बिगाड़ा होगा। वही नेथन जो था वो कहता है तो मैं तुमसे एक चैलेंज करना चाहता हूँ कंपटीशन के अंदर, जिसके ऊपर हाउजर उन्हें फाइट करने से मना कर देता है। जो बच्चों पे हाथ नहीं उठाएगा, पर वहाँ के लोग उन्हें दाव पे चढ़ा देते। वो चने के झाड़ पे चढ़ने ही वाले थे कि नेथन कहता है मैं तुमसे वाइन पीने के कंपटीशन करूँगा, और हमें से जो भी वाइन सबसे ज़्यादा पिएगा या सबसे पहले लुढ़क जाएगा वो हार जाएगा, और वाइन जो सबसे ज़्यादा पिएगा वो जीत जाएगा, जो कि लास्ट तक टिका रहेगा। इस तरह की चीज़ में हाउजर सबसे आगे था। वो हमेशा दारू पिया करता था, इसलिए वो पीने की शुरुआत कर देता है, पर नेथन के सामने वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि नेथन किसी भी तरह के टॉक्सिक एलिमेंट को अपने शरीर के अंदर बड़ी आसानी से हील कर सकता था, इसलिए उसे दारू का नशा नहीं चढ़ रहा था। पर दूसरी तरफ हाउजर जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर पावर उसके पास होली नाइट जैसी है, वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, इसलिए वो एक एक करके पीने लग जाता है, वो हारने लग जाता है। वही नेथन ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी कब ज़्यादा रेयर है। यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें देखी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इसका मतलब आसपास में ये चीज़ें चुरा के लाई हुई है। ये जितने भी लोग हमारे पास में है ये सारे के सारे बैंडिट है। ये बात सुनते ही वहाँ पे पर्सियल और एन सो जाती है। हाउजर वहाँ पे जीतने ही वाला था, क्योंकि उसके आसपास में काफ़ी सारे बैंडिट्स आ जाते, इनका मैच बीच में रुक जाता है। उसी दौरान वहाँ पे एडलिन आ जाता है। एडलिन जो था वो हाउजर का पहले स्टूडेंट रह चुका था। वहीं पे हाउजर उसे देख के कहता है अच्छा एडलिन तुम यहाँ पे आ गए हो, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तो दूसरी तरफ एडलिन बताता है कि मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को बेचने के लिए आया हूँ, अब मैं एक सेव ट्रेडर बन चुका हूँ। तो दूसरी तरफ वो सारे के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। सारे बैंडिट्स उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगा था कि वो होली नाइट है तो क्या वो यहाँ से निकल जाएगा, जिसके ऊपर हाउजर कहता है अब तुम खत्म हो। ये कहने के बाद वो उठता ही है कि वो वापस से बेहोश होकर उसी जगह पे जोश के साथ में गिर जाता है, और वहीं पे वो टेबल जो थी जो कि रखी हुई थी वो टूट जाती है। शुरुआत में तो नेथन को लगा था शायद से कोई मिरेकल करने वाला है, पर ये तो वहाँ पे जलने से पहले ही बुझ गया है। एडलिन कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मेरे मास्टर कितनी दारू पी के लुढ़क सकते हैं, क्योंकि जितनी बार भी लुढ़कते थे मैं इनके साथ में होता था, क्योंकि मुझे ही तो इन्हें उठा के लाना पड़ता था। इस चीज़ का बदला आज मैं लेके रहूँगा। सारे बैंडिट्स खुश होने लग जाते हैं, क्योंकि अब तो उनके पास पैसा ही पैसा आने वाला है। नेथन भी अपनी पावर पे इस्तेमाल करता है, काफ़ी सारे पॉइजन से वो काफ़ी सारे बैंडिट्स को बेहोश तो कर देता है, पर एडलिन को वो शायद से चकमा देने में नाकामयाब होता है, क्योंकि एडलिन बड़ी आसानी से वहाँ पे हमारे पर्सन को कब्जे में ले लेता है। पर यह सिर्फ उसका एक धोखा था, इल्यूजन। एडलिन से बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हमें डॉनी को दिखाया जाता है जिससे कि हाउजर की बातों का बुरा लग रहा था, पर तभी उसके सामने एडलिन आता है। एडलिन को देख के वो हैरान होता है कि ये साल पुराना इसका साथी रह चुका है। एडलिन से पूछता है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, जिसके ऊपर एडलिन कहता है कि मैं तुम्हें पैसे कमाने की एक आसान सी ट्रिक बताने वाला हूँ, तुम मुझसे बहुत पैसे कमा सकते हो। डॉनी उससे उसके बारे में पूछता है कि आखिरकार मुझे क्या करना है, जिस पर एडलिन उसे बताता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस सिटी के बाहर खड़े रहना है और एक लोकल विलेजर बनने का नाटक करना। जितने भी लोग आएंगे हम उन्हें लूट लेंगे। इस तरह की चीज़ सुनकर डॉनी जो था वो मना कर देता है, क्योंकि वो वापस एक होली नाइट बनना चाहता है, वो एक ताकतवर इंसान बनना चाहता है। वो बदल चुका है, अब उसके पास में कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने कि उसे बदल के रख दिया है। एडलिन इस पे कहता है कि तुम्हारे साथी मेरे कब्जे में है। ये कह के वो उसके कंधे पे हाथ ही रखता है कि तभी डॉनी गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथियों को अपना गुलाम बनाने की, तुमने अगर उन्हें कुछ भी किया था मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे साथियों को भी। इस तरह की एडलिन उसके अंदर जज्बा देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था।
वो कहता है कि ये बदल चुका है। वो एक मिसल मारता है और उसके मिसल की वजह से उसका साथी वहाँ पे आ जाता है जो कि उसे बैकअप देता है। अब हमें जेल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें उनके सारे साथियों को जेल में डालते हुए दिखाते हैं और उस डार्क टनल कफन के एक हिस्से को भी उन्हें दे देते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जो कि वहाँ पे आके उन्हें आज़ाद करा देता है। इनको आज़ाद कराने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि उसी टैरविन का मालिक था। वो वहाँ पे आके कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कराने के लिए आया हूँ। वो नेथन के दारू पीने के जज्बे को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था, पर नेथन उसे बताता है कि वो जितने भी बुरे एलिमेंट हैं उसके शरीर में वो उन्हें बड़े ही आसान से प्योरीफाई कर सकता है। और टैरविन का मालिक खुद को वहाँ पे आके हाउसर का फ्रेंड भी बताता है। हाउसर को वो कहता है तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा वरना उस सिटी को पूरे तरीके से तबाह कर देंगे। तुम्हें नहीं पता है कि वो यहाँ पर सिर्फ लोगों को लूटने नहीं बल्कि सिटी को ख़त्म भी करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि एडलिन के पास में जो उसका बैकर है वो और कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। ड्रैगन को देख के तो डॉनी की भी फट जाती है। डॉनी कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, वो भाग जाता है। फिर वो लोग एन जागते हैं पर एन जो थी वो हाउसर के ऊपर रेगलिंग बातें थोपने लग जाती कि उसी ने ही हमें बेहोश किया है। वो हमारे साथ बुरा काम करना चाहता था पर वो इसमें नाकामयाब रहा है। उसकी बातों में हमारा परसियल फंस जाता है। परसियल कहता है ए बड़े आदमी, तूने मेरे साथी को रुलाने की कोशिश की है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर हाउसर कहता है बच्चे शायद से तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, वह तुम्हारा घुटनों में है, मैं एक होली नाइट हूँ। और उसकी बातें तो सुन के खुद हाउसर भी हैरान था कि आखिरकार ये मेरे पेट पे से टक्कर कैसे मार सकता है। परसियल तो उससे फाइट करने के लिए तैयार था पर नेथन उसे रोक लेता है। वो कहता है कि एक होली नाइट है जो कि इसकी गलती नहीं है, यह सिर्फ एक कन्फ्यूजन है। दूसरी तरफ हमें एडलिन को दिखाया जाता है जो कि डॉनी को पकड़ने के लिए अपने साथियों को भेज देता है। वो अपने साथियों को कहता है तू उसे मारना मत, पर उसके साथी अपना काम आसान करने के लिए उसे मारने की बात करने लग जाते हैं। एडलिन अब उस ड्रैगन को अपनी जगह पे भेजने की बात करता है। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उस ड्रैगन के अंडे को फोड़ देगा, इसलिए ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि एडलिन की बात ही ड्रैगन क्यों मान रहा है, ड्रैगन के अंडे की वजह से। वहीं पे हमें दिखाया जाता है हमारा साथी छिपा हुआ था। वहीं पे एडलिन का साथी कहते हैं तो हमारा अगला ऑर्डर क्या है, जिस पे उन्हें यहाँ से सिर्फ चले जाने को कहता है। पर उसके साथियों का तो कुछ अलग ही प्लान था। वो एक पत्थर को उठाते हैं। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें टैरविन को मालिक को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं एडलिन के पास में एक अंडा है जो कि ओल्ड ड्रैगन का है। जैसे ही वो ड्रैगन का अंडा उसके पास आया उसने उसके बारे में यानी कि ड्रैगन के बारे में अफवाह उड़ाई और कहा कि वो उसके कंट्रोल में है, जहाँ पे कि उसके साथी उसे बताते हैं कि कैसे वो एडलिन ने ड्रैगन का अंडा चुरा के लाया। उसी के बाद से ड्रैगन ने उसकी हर एक बात माननी शुरू कर दी कि ये उस ड्रैगन का एक आखिरी अंडा है, उसके बाद वो कभी भी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा नहीं कर पाएगा। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे टैरविन का मालिक उन्हें ये बता रहा था कि वहाँ पे जो एडलिन है उसके अंडे का वो सिर्फ एक रेप्लिका है जो किसके पास में है। असली ड्रैगन कहाँ पे है ये तो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को पता है या तो किसी को पता ही नहीं है। हाउसर दूसरी तरफ उसकी हालत ख़राब हो रही थी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हाउसर एडलिन को एक अच्छी राह पे चलने के लिए मनाने के लिए तैयार होने की बात करने लग जाता है, जहाँ पे कि नेथन ने भी उसके रेप्लिका की पावर देखी थी वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। जैसे उस ड्रैगन को पता चलेगा कि एडलिन के पास में वो ड्रैगन का अंडा असली नहीं है तब वो इस पूरे टाउन को तबाह कर देगा, इसलिए वो हाउसर की मदद चाहता है। हाउसर भी उसकी मदद करने के लिए शुरुआत में मना करता है क्योंकि अब वो पहले जैसा होली नाइट नहीं रहा है, वो सिर्फ अब एक ड्रंकन यानी कि एक दारू पिया हुआ बेवड़ा बन चुका है। पर उसका पुराना दोस्त उसे उसकी बातें याद दिलाने लग जाता है कि वो एक होली नाइट क्यों बना था, लोगों की रक्षा करने के लिए। अब वो मना नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ हमें एडलिन को दिखाया जाता है जिससे कि उसके साथियों ने बेहोश करके उसके हाथ से अंडा छीन लिया था। वो संडे की खुशी मनाने लग जाता है कि अब ड्रैगन उनकी बात मानेगा। एडलिन उन्हें मना करता है कि कुछ ना करे, पर ड्रैगन जैसे ही वहाँ पे आता है उनके हाथ से ड्रैगन के अंदर छूट के फूट जाता है। फिर हमें जैसे ही पता चलता है कि वो रेप्लिका है, ड्रैगन को भी ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो उस पूरी जगह को नष्ट करने लग जाता है। जैसे ही जगह नष्ट हो रही थी ये चीज़ सभी लोगों को पता चल जाती है, यहाँ तक कि डॉनी को भी। डॉनी जो कि एक जगह पर लटका था उसकी हालत खस्तक और चोरी जैसी हो गई थी। उसी दौरान एडलिन भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है ड्रैगन से। तो अब दूसरी तरफ सिन भी जो था वो सिल्विया को बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सिन कहता है कि इंसान खुद को हर मुसीबत में फंसाने की कोशिश करता है। टैरविन का मालिक हाउसर को ले चलने की बात करने लग जाता है पर वहाँ से निकलने की उन्हें जगह दिखाई नहीं दे रही थी। पर जैसे ही वो एक पैसेज को खोलते हैं वहाँ पे उन्हें एक ड्रैगन मिलता है जो कि उसी और ड्रैगन का ऑफ स्प्रिंग है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। नेथन आगे आता है उसे थोड़ा एग्जामिन करता है और वह सभी लोगों को बताता है कि ड्रैगन का जो ऑफ स्प्रिंग है यानी कि जो बेटा है ये मुश्किल से ही 3 दिन जिएगा और यह शायद से 3 दिन भी हमेशा ना जी पाए, यानी कि ये उससे पहले भी मर सकता है।
पर अगर ये उसे दवाई दे देगा तो शायद ही कुछ दिन जी पाएगा। ये कहने वाले उसे दवाई भी देता है, पर तभी वहाँ पे सिंसीवा के साथ में आ जाता है उन्हें आज़ाद कराने के लिए। और अब वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं हमारे डर्लन और साथ में एलिन को बचाने के लिए। हमारे सीनियर से शिफ्ट होता है जहाँ पे गेम हमें दिखाया जाता है कि पर्सिल जो है वो डॉनी को हाउजर को वही चीज़ दे देता है जो कि उसे डॉनी को देने के लिए कहता है, जहाँ पे कि हमें उसी सीन को दिखाया जाता है पाश के कि कैसे डॉनी जो था हाउजर को और एलिन को पीछे छोड़ के वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके बस की नहीं थी होली नाइट बनना, क्योंकि उसके पास में वो ताकत नहीं थी जिससे कि वो एक होली नाइट बन सकता है। इसी चीज़ से हाउजर हमेशा से उसके ऊपर गुस्सा है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ड्रैगन को कि वो एलिन को फंसा चुका था एक जगह के ऊपर जहाँ पे कि डॉनी भी उसका साथ दे रहा था। यानी कि दोनों भाई अब एक जगह पे लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, वो दोनों अब एक दूसरे की कैसे जान बचाएंगी ये बात वो सोच ही रही थी कि तभी एर्लिंग बात करने लग जाता है कि डॉनी तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा, मुझे तो कोई नहीं